सुनने का विज्ञान यानी ऑडियोलॉजी। आपको पता है ये असल में एक कह सकते हैं एक्सीडेंट की वजह से पैदा हुआ। आज हम इसी की दिलचस्प कहानी जानेंगे कि कैसे एक ज़रूरत ने, एक मजबूरी ने एक पूरी की पूरी साइंटिफिक फील्ड को जन्म दे दिया। अच्छा, एक सवाल। वर्ल्ड वॉर 2 के फौजी और आज पैदा होने वाले नन्हे बच्चे, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग दुनिया के लगते हैं, है ना? लेकिन इनके बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है और इसका जवाब ऑडियोलॉजी की कहानी में ही छिपा है। तो चलिए पता लगाते हैं। तो ऑडियोलॉजी की जड़ें अगर देखें तो काफी पुरानी है, लेकिन एक मॉडर्न साइंस के तौर पर इसका जन्म एक बहुत बड़े ग्लोबल क्राइसिस के बीच हुआ था। चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। सोचिए, हजारों सालों तक हमारा कान एक रहस्य बना रहा। मिस्र के पुराने टेक्स्ट से लेकर 19वीं सदी के साइंटिस्ट तक सब धीरे धीरे इसकी पहेली को सुलझाने में लगे थे। और ये मुश्किल था भी क्यों नहीं? कान शरीर की सबसे मजबूत हड्डी के अंदर छिपा हुआ है। इसके राज खोलना कोई आसान काम नहीं था। और फिर आया वर्ल्ड वॉर 2 और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तोपों के धमाके, मशीनों का बेहिसाब शोर, इसने लाखों सैनिकों की सुनने की ताकत छीन ली। जब ये फौजी घर वापस लौटे तो देश के सामने एक ऐसा हेल्थ क्राइसिस खड़ा था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। और बस इसी संकट की कोख से जन्म हुआ ऑडियोलॉजी का। रेमंड कार्हार्ट जैसे एक्सपर्ट्स ने एक बिल्कुल नई फील्ड तैयार की। और देखिए, इसका मकसद सिर्फ इलाज करना नहीं था, बल्कि उन लोगों की मदद करना था जिन्हें सुनने में दिक्कत हो रही है, ताकि वो एक बेहतर जिंदगी जी सकें। उस वक्त के हिसाब से ये क्रांतिकारी विचार था, सच में। अब देखिए, कोई भी नई साइंस नए टूल्स के बिना तो अधूरी ही रहती है, और यहीं पर टेक्नोलॉजी ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। टेक्नोलॉजी ने इस फील्ड में एक क्रांति ला दी और ऑडियोलॉजिस्ट को वो ताकत दी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। 20वीं सदी में टेक्नोलॉजी ने जैसे कमाल ही कर दिया। सबसे पहले आया ऑडियोमीटर। इसने हियरिंग टेस्ट को आसान बना दिया। फिर आई टिम्पेनोमेट्री जैसी तकनीकें, जिससे हम कान के पर्दे की फंक्शनिंग जांचने लगे। ABR से ये पता चलने लगा कि कान से दिमाग तक सिग्नल ठीक से जा भी रहा है या नहीं। और फिर आए OEs, जिनसे कान के अंदर की कोशिकाओं की सेहत का पता चल जाता है। और सबसे कमाल की बात, ये सब करने के लिए मरीज से कुछ पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और यही मिलता है हमारे उस पहले सवाल का जवाब। OAS की खोज एक असली गेम चेंजर थी। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसे सोते हुए बच्चे पे भी किया जा सकता है, और इसी वजह से आज दुनिया भर में पैदा होने वाले हर बच्चे की हियरिंग स्क्रीनिंग मुमकिन हो पाई है। तो देखा, वर्ल्ड वॉर 2 के फौजी और एक नवजात शिशु, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है ऑडियोलॉजी। अच्छा, तो ये तो हुई जांच की बात, लेकिन इलाज के तरीके भी तो बदल रहे थे। वो पुराने जमाने के बड़े बड़े भारी भरकम हेयरिंग एड्स अब म्यूजियम की चीज बन गए हैं। आज के जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो इतने छोटे और इतने स्मार्ट हैं कि वो सिर्फ आवाज़ को बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि उसे हर इंसान की सुनने की ज़रूरत के हिसाब से फाइन ट्यून करते हैं। चलिए, अब इतिहास से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं। ऑडियोलॉजी आज दुनिया भर में पहुंच चुकी है, लेकिन जाहिर है हर जगह के हालात एक जैसे नहीं हैं। तो सवाल ये है कि भारत में क्या स्थिति है, हमारे यहाँ क्या चैलेंज है? भारत में 6 करोड़, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 6 करोड़ से ज्यादा लोग सुनने की एक बड़ी समस्या के साथ जी रहे हैं। ये संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। और क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो दिखती नहीं, इसलिए इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये सचमुच एक साइलेंट क्राइसिस है। और भारत में एक बड़ी दिक्कत है। जो कागजों पर है और जो असल में जमीन पर हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। नियम कानून, स्टैंडर्ड्स सब बने हुए हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बहुत कम प्रोफेशनल्स बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। ज्यादातर ऑडियोलॉजिस्ट बड़े शहरों में ही सिमट कर रह गए हैं, जबकि गांवों तक पहुंच ना के बराबर है। ऊपर से कम सैलरी की वजह से हमारा टैलेंट देश छोड़कर बाहर जा रहा है, जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। और एक और बड़ी बात, सामाजिक शर्मिंदगी, जिसके चलते लोग 5 से 10 साल तक अपनी प्रॉब्लम को बस छुपाते रहते हैं। अब हम कहानी के एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आ गए हैं। पिछले कुछ सालों में ऑडियोलॉजी की पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। अब ये साइंस सिर्फ कानों तक सीमित नहीं है, अब इसका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन से जुड़ गया है। मतलब अब हम हियरिंग लॉस को सिर्फ एक सेंसरी प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते। नहीं, अब ये माना जाता है कि ये हमारी ओवरऑल कॉग्निटिव हेल्थ, यानी हमारे दिमाग के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा और क्रिटिकल फैक्टर है। और इसका सबसे बड़ा खतरा जुड़ा है डिमेंशिया के बढ़ते रिस्क से। अब सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है?
इसके पीछे मोटे तौर पर 3 कारण माने जाते हैं। पहला, कॉग्निटिव लोड बढ़ जाता है। मतलब दिमाग को आवाज समझने के लिए ही इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि मेमोरी और सोचने जैसी दूसरी चीजों के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। दूसरा, दिमाग का कॉग्निटिव रिजर्व कम हो जाता है। लगातार पड़ने वाले स्ट्रेस से दिमाग की उम्र के साथ होने वाले बदलावों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। और तीसरा, सोशल आइसोलेशन। सुनने में दिक्कत होने पर लोग धीरे धीरे समाज से कटने लगते हैं और इससे दिमाग को जो जरूरी स्टिमुलेशन मिलना चाहिए वो बंद हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि इसका भविष्य क्या है। ऑडियोलॉजी का फ्यूचर अब अकेला नहीं है, इसका भविष्य है दूसरी साइंटिफिक फील्ड्स के साथ मिलकर काम करने में। अब बात सिर्फ एक डिवाइस या प्रोस्थेटिक से बहुत आगे निकल चुकी है। इसे ऐसे समझिए, आज हमारा लक्ष्य क्या है? हियरिंग एड्स और कॉक्लियर इम्प्लांट्स जैसे डिवाइसेस की मदद से जो डैमेज हो चुका है उसे मैनेज करना। लेकिन कल का लक्ष्य वो सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है। कल का लक्ष्य है हियरिंग लॉस को क्योर करना, उसका पक्का इलाज ढूंढना। और ये होगा बायोलॉजिकल रीजेनरेशन और एडवांस्ड न्यूरो इंजीनियरिंग की मदद से। और सुनिए, ये कोई हवाई बातें नहीं है, कोई दूर का सपना नहीं है। साइंटिस्ट्स आज सच में इन चीजों पर काम कर रहे हैं। कान के अंदर सीधे दवा कैसे पहुंचाई जाए और भी बेहतर कॉक्लियर इम्प्लांट्स कैसे बनाए जाएं, यहां तक कि रीजेनरेशन के लिए बायोनिक स्ट्रक्चर और ब्रेन मशीन इंटरफेस पर भी रिसर्च चल रही है। मतलब हम सिर्फ प्रॉब्लम को मैनेज करने से आगे बढ़कर उसे जड़ से ठीक करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारे दिमाग के स्वास्थ्य का रास्ता एक सिंपल से हियरिंग टेस्ट से शुरू हो सकता है? कितना हैरान करने वाला है ना कि कैसे एक साइंस जो लगभग एक्सीडेंट से पैदा हुई आज हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए इतनी जरूरी बन गई है।